शोभिर मौर्य। अद्भुत प्रदर्शन। इन्होंने कुल 5 पत्थरों को उठाया है, जिससे इनको कुल 10 अंक प्राप्त हुए हैं और पिछले चरण के अंकों को मिलाकर कुल अंक होते हैं 17। प्रतियोगिता का अधिकारी बेहोश पड़े शोभित को देख कहता है। ये सुन सब हैरान थे। शोभित अमृता से भी आगे निकल चुका था। कुछ देर में वहां पर कुछ कर्मचारी आते हैं और शोभित को इलाज के लिए वहां से उठाकर ले जाते हैं। शोभित के जाते ही प्रतियोगिता का अधिकारी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगली प्रतियोगी है अमृता राव। वही मैदान के एक तरफ अमृता आदित्य के साथ खड़ी सामने एक ऊंचे स्तंभ पर लगे एक शिलालेख को देख रही थी। वहां वो दूसरे स्थान पर आ गई थी। वहां अब के अंकों के अनुसार उनके नाम लिखे थे। पहले स्थान पर शोभित मौर्य और आखिर स्थान पर आदित्य था। बाकी सब भी उस शिलालेख की ओर देख रहे थे। अपना नाम पुकारे जाने पर अमृता बिना किसी चिंता के मैदान में जाती है और पहले पत्थर के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही उसे इशारा मिलता है, वो आराम से उस पत्थर को पकड़कर उठा लेती है। असल में यहाँ शारीरिक शक्ति के साथ साथ आत्मशक्ति की भी आवश्यकता होती है। बिना आत्मशक्ति के पहले पत्थर को तो बल से उठाया जा सकता है, पर दूसरे पत्थर को उठाना बेहद मुश्किल है। आत्मशक्ति की वजह से ही ये छोटी उम्र के बच्चे इतने वजन को उठा पा रहे थे। अमृता के पहले पत्थर को उठाने पर सभी बहुत खुश हो रहे थे। उसके और आदित्य के माता पिता भी बहुत खुश थे। सभी को लग रहा था कि अमृता की आत्मशक्ति सबसे अधिक होने की वजह से वह अवश्य ही सबसे आगे जाएगी। पर अमृता उस पत्थर को फेंकते हुए मैदान से वापस चली जाती है, जिसका अर्थ था कि उसने हार मान ली है। ये देख के प्रतियोगिता का अधिकारी कहता है, अमृता ने एक ही पत्थर उठाया है, जिससे उसे मिलते हैं 2 अंक और अब कुल मिलाकर अमृता के होते हैं 17 अंक। अमृता को मैदान छोड़कर जाता देख सभी लोगों में बातें शुरू हो जाती हैं। ये क्या राजकुमारी, अमृता बिना कोशिश किए हार कैसे मान सकती है? अरे मुझे लगता है वो उस पहले स्थान वाले लड़के को जिताना चाहती है। अरे नहीं, वो राजकुमारी है, उन्हें अधिक मेहनत करने की आदत नहीं है, इसलिए हार मान ली। हाँ, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता और आदित्य के माता पिता भी अमृता के इस फैसले से हैरान थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अमृता जानबूझकर क्यों हार मान रही है। अमृता अभी तक वापस अपने साथियों के पास पहुंच गई थी। आदित्य उसे घूर कर देख रहा था। अमृता जानती थी कि आदित्य उसके इस फैसले से खुश नहीं होगा, इसलिए वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए आदित्य को देख मासूमियत से कहती है, वो बहुत भारी था ना, इसलिए नहीं उठाया। आपको अच्छा लगता अगर मुझे चोट लग जाती। ये सब तो आपका कार्य है। आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही उनको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम महलों में पले राजकुमार राजकुमारी के यही नाटक होते हैं। तुम सब क्या जानो, असली परिश्रम क्या होता है। तुम सोने का कटोरा लेके पैदा हुई हो, इसलिए सब कुछ तुम्हारे लिए उपहास है। तुमको क्या पता हम जैसे आम लोगों के संघर्ष का। हमें तो कभी कभी कटोरा भी नसीब नहीं होता। कभी जमीन से कुछ उठाया भी है तुमने। कुछ लोगों को तो जमीन पर रहना और वहां से उठाकर खाना भी पड़ता है। मुझे नफरत है तुम जैसे राजकुमारी और राजकुमारों से। ये आवाज शोभित की थी। वो नफरत से आदित्य और अमृता को देखते हुए उनको सुना रहा था। उसका निशाना खास तौर पर अमृता थी। वो अमृता को ही नीचा दिखा रहा था। ये देख आदित्य को गुस्सा आ जाता है। वो शोभित को गुस्से से घूरते हुए उसे चुप करवाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, पर अमृता उसके आगे आते हुए उसे रोक लेती है। वो आदित्य के गालों को छूते हुए कहती है, आदित्य शांत हो जाइए, वो बस आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। अगर आपने कुछ किया तो आपकी छवि प्रजा के सामने खराब हो जाएगी। ये सुन आदित्य गुस्से से अमृता का हाथ हटाते हुए कहता है, मैं अपनी छवि बचाने के लिए तुम्हारा अपमान होता देख लूं, ये राजनीति के गुण मुझ में नहीं है। ये बोल आदित्य गुस्से से मुठिया कसते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं शोभित भी मुंह फेरते हुए दूर जा खड़ा होता है। अमृता वहीं खड़ी आदित्य को देखते हुए कहती है, आदित्य, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मुझे डर लगता है आपके इस गुस्से से, कहीं ये गुस्सा एक दिन सब कुछ खत्म न कर दे। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी अगले प्रतियोगी को बुलाते हुए कहता है, अगला है सुधीर, जिनको आत्मशक्ति के परीक्षण में सिर्फ 2 अंक प्राप्त हुए थे।
उस अधिकारी के सुधीर नाम लेते ही एक लड़का दूसरी तरफ से चलते हुए मैदान में आने लगता है। उस लड़के ने खुद को सर से पांव तक काले कपड़ों में ढक कर रखा था। किसी को भी उसकी काली आंखें नहीं दिखाई दे रही थी। वो चलते हुए मैदान में जाकर खड़ा हो जाता है और प्रतियोगिता के अधिकारी के इशारे के बिना पहले पत्थर की ओर बढ़ जाता है। उसे जल्दबाजी करता देख वो अधिकारी जल्दी से शुरू करने का इशारा कर देता है, पर वो तो पहले ही पहले पत्थर को उठाकर पटक देता है। वो जल्दी से दूसरे पत्थर के पास जाता है और आसानी से उसे उठाते हुए फेंक देता है। ऐसे ही वो तीसरे, चौथे और पांचवें पत्थर के साथ भी करता है। सब उसके इस प्रदर्शन को देख हैरान थे। 2 चक्रों वाले किसी योद्धा का ऐसा करना नामुमकिन था, पर ना जाने कैसे वो ये सब बड़ी आसानी से कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो छठवें पत्थर को भी उठाकर पटक देता है और आखिरी पत्थर की ओर बढ़ जाता है। ये पत्थर चिकना था और इसमें कोई भी पकड़ने का स्थान नहीं था, और तो और इसका वजन छठवें पत्थर का 2 गुना था, यानी 600 किलो। उस पत्थर को देख सुधीर के चेहरे पर भी परेशानी के भाव देखे जा सकते थे, पर वो बिना ज्यादा सोचे उस पत्थर पर अपनी पकड़ बनाता है और उसे उठाने लगता है। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, पर अभी तक वो पत्थर जमीन से कुछ इंच ही ऊपर उठा था। पर लोगों के लिए यह भी बहुत बड़ी बात थी। वो हैरानी से उस लड़के को देख रहे थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने शक्तिशाली बच्चे आ कहां से रहे हैं। वही सुधीर पूरी कोशिश करते हुए उस पत्थर को थोड़ा और ऊपर उठा लेता है, पर तभी वो पत्थर अचानक से उसके हाथों से फिसलते हुए जमीन पर जा गिरता है। ये देख सभी दर्शक सुधीर के लिए तालियां बजाने लगते हैं, पर वही सुधीर को बेहद गुस्सा आ रहा था। लोगों के उत्साह को देख प्रतियोगिता का अधिकारी उन सबको शांत करवाते हुए कहता है, शांत हो जाइए। हाँ, तो सुधीर ने कुल 6 पत्थर उठाए हैं। 7वां पत्थर उसने उठा ही लिया था, पर पूरी तरह उठाने से पहले ही वो गिर गया था, इसलिए उसे मान्य नहीं किया जाएगा। 6 पत्थरों के अंक होते हैं 12 और कुल मिलाकर सुधीर के अंक हुए हैं 14। ये सुन सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही सुधीर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। वो वहां से गुस्से में मुट्ठियां कसते हुए चला जाता है। उसके बाद कई और बच्चों के आने जाने के बाद प्रतियोगिता का अधिकारी आखिरी प्रतियोगी को बुलाते हुए कहता है, अगले है आदित्य आर्य। वही आदित्य अपने साथियों से थोड़ा दूर हटकर खड़ा था। उसका नाम पुकारे जाने पर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। अमृता भी उसकी ओर देख रही थी। वो धीरे धीरे चलते हुए आदित्य के पास जाती है। आदित्य का चेहरा दूसरी तरफ था, पर उसे अच्छे से पता था कि अमृता पीछे से आ रही है। अमृता आदित्य के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसका नाम लेती है, पर वो आदित्य के कंधे को छू पाती उससे पहले ही आदित्य उसको अनसुना करते हुए आगे बढ़ जाता है। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ये देख अमृता के चेहरे पर उदासी आ जाती है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है और अमृता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, चिंता मत करो, उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो खुद ही मान जाएगा। ये बोलने वाली लड़की अमृता की अच्छी मित्र सुस्मिता थी। अभी पीछे से एक और आवाज आती है, अमृता, तुम्हें आदित्य को नहीं रोकना चाहिए था। वो उस बड़बोले लड़के को अच्छा सबक सिखाता। ये बोलने वाला लड़का और कोई नहीं बसी था। बसी बहुत ही ज्यादा बोलने वाला एक हंसमुख लड़का था। वो अधिकतर आदित्य के साथ रहता था। बसी सुस्मिता को पसंद भी करता था, पर वो हमेशा उस पर चिल्लाती रहती थी, इसलिए वो उससे बात करने से डरता था। सुस्मिता, बसी, अमृता और आदित्य अधिकतर एक साथ ही पाए जाते थे। यूं कह सकते हो इनका एक समूह था। वही सुस्मिता जैसे ही बसी की बात सुनती है तो उसे घूरते हुए कहती है, आदित्य हमारी तरह कोई आम बच्चा नहीं है। वो जो भी करता है उसका सीधा असर उसके राज्य की प्रतिष्ठा पर होता है, इसलिए अमृता ने जो किया वो सही था। सुस्मिता की डांट सुनते ही बसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। पीछे दूर खड़े बाकी के लड़के लड़कियां बसी की हालत देख हंस रहे थे। वही हमेशा हंसती रहती अमृता के चेहरे पर उदासी थी। उसे देख रही सुस्मिता भी उदास थी। अमृता की नजरें आदित्य पर थीं, जो अभी तक मैदान में पहल पत्थर के पास जाके खड़ा हो गया था। तभी प्रतियोगिता का अधिकारी आदित्य को शुरू करने का इशारा देता है। क्या होगा अब आगे? क्या आदित्य इस बार करेगा कोई चमत्कार या फिर से रह जाएगा? वो पीछे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।